ऑलराइट, हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। वही सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे हम्म। आए, थर्ड फोर्थ लाइन पे वर्ड डायलेक्टर हम्म। से उन्होंने स्टार्ट किया था। हमने भी उसी से हाँ। स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमें दिए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सेप्टेंस है, क्या चेंज नहीं हो सकता। एक थेरेप्यूटिक गाइडलाइन हमने दी है, किस तरह से हम अपने क्लाइंट को लेके जाते हैं एक्शन प्लान की तरफ, अवॉइड की तरफ और चेंजिंग की तरफ। जो भी उनके इमोशन और फीलिंग्स हैं ऑन द मोमेंट, हमने उनको किस तरह से उस सिचुएशन से निकालना है, क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि हम उनको सिखा सकते हैं। हमने एक्सेप्ट से स्टार्ट किया था, ऐसा ही है। उसके बाद यस मैम। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी जिस तरह से आपने उसको करवानी है वो मैं आपको आज भेजूंगी। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, मैंने उस दिन आपसे कहा था। वैसे मेरे पास वो भी है, लेकिन पहले आप करेंगी तो उसके बाद मैं आपको भेजूंगी जो मैंने बनाई है। माइंडफुलनेस ओके है मैम। प्रेजेंट मोमेंट को विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी अग्रेसिव फीलिंग आपने किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट को ज्वाइन करना है, उसका हम्म। तरीका मैंने आपको बताया था। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हमने एक वो एग्जाम्पल पढ़ी थी कि वो जो लेडी हैं जिनको काम करना पड़ता है हम्म। लेकिन उनके हस्बैंड बहुत सारा गन डाल देते हैं, तो किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट को उन्होंने विदाउट बीइंग अग्रेसिव उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, किस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड किया है डिफरेंट फेज में। मतलब कि वो यस मैम। सोल्यूशन जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो सकता है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, अब ये जो तीन चार चीजें आपको नजर आ रही है ना सामने, ये सारा निचोड़ है डीबीटी का। ओके मैम। माइंडफुलनेस है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस है, रिलेशनशिप में किस तरह से लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इंटेंसिटी है, जिसका मैंने अभी आपको स्केल आपको बनाने का तरीका बताया है। एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है। हाँ मैम, पूछना था जो आप कह रहे थे कि मेजर करना है अप टू 1 to 10, मैम उसका कोई लाइक मैनुअल या फिर इस तरह कोई शीट, बच्चे वो मैम मुझे स्किल है। उसका आइडिया नहीं है। हाँ हाँ, मैं हाँ हाँ। आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी आज। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ओके। हैं। ये जो मैं आज आपको भेजूंगी ये असाइनमेंट वर्क बुक है, और इसके अंदर वही चीजें हैं ठीक है सारी मैम। जो हम डियर मैन, एक्सेप्ट, ये वो, डू, डज, ये वो, वट एवर, सेल्फ का सब कुछ हम जो ऑलराइट। चुके हैं वो इसके अंदर है। वो जो स्लाइड्स में जो आपने बताई थी वो सब इसी में ही है। वो सब इसी में, इसको आपने गौर से पढ़ना है। जो आपके काम की चीजें नहीं है आप उनको छोड़ दें, जो ओके आपकी मैम। एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको आप निकाल लें। जो आपको लगता है कि ये मेरा क्लाइंट यहाँ पे कर सकता है ओके तो मैम। सिर्फ इतनी ही टेक्निक्स नहीं होती, जैसे हम सीबीटी में सिर्फ गिनी चुनी टेक्निक्स यूज करते हैं उसकी। जर्नलिंग कर लेते हैं, बिहेवियरल एक्टिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट पाई चार्ट कर लेते हैं, बाकी को हम छेड़ते भी नहीं है, हालांकि उसकी 25 to 30 टेक्निक्स हैं। तो ओके। जो मोस्ट फेमस हैं, जो इजी हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे क्लाइंट पे सूटेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको एक मशवरा दूंगी, आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें ओके आपका मैम। नुकसान होता है। जब जब आप उसको उसका कंसिक्वेंसेस नहीं ना दे सकते सामने बिठा के, एक एक्टिविटी करवाई तो वहां से आप उसकी थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो इसलिए आप। अच्छा मैम, एक आप पूछना है। जी, मैम आप कितने टाइम से काउंसलिंग कर रही हैं, ये थेरेपीज वगैरह कितना अरसे से आप करा रही हैं? 2003 से। ओके। एंड मैम आपको क्लाइंट्स आते हैं, लोग अपने मसले मसाइल पेश करते हैं, थेरेपीज के लिए विलिंग होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। मैं एक्चुअली इस वक्त ओके। लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। ओके। मैं एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ एक स्कूल के साथ, उनके साथ। और ओके। ओके। इसके अलावा मैं यहाँ पे मुसरत रज़ाक हॉस्पिटल है उनके साथ एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके। और मेरी एकेडमी भी है, उसमें हम ऑनलाइन इंटर्नशिप कोर्सेज वगैरह करवाते हैं और यही थेरेपीज पे करवाते हैं, तो ओके। ओके। प्रोफेशनल सही। थेरेपीज पे। जी। ये जानना था मैम कि मतलब पाकिस्तान में भी लोग थेरेपीज के लिए विलिंग होते हैं, क्योंकि मैम हमारे लोगों का काफी लाइक बहुत ही नेगेटिव इनका माइंडसेट होता है थेरेपीज और काउंसलर के पास जाना। बच्चे, हमारे तो यहाँ पे इतने मास्टर ही नहीं है जो आपको अच्छे से थेरेपी करवा सकें, जो आपको हम्म। थेरेपी बता सकें कि एक्चुअली व्हाट इज थेरेपी। व्हाट इज थेरेपी, राइट? सीबीटी पे सिर्फ आप बुक्स पढ़ने पे आए ना, हम बुक्स नहीं पढ़ते। अगर सिर्फ आप सीबीटी पे बुक्स पढ़ने पे आए, 25 to 30 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर डिफरेंट डिसऑर्डर की अलग से बुक है। माइंडफुलनेस की अगर आप बात करते हैं तो हर डिसऑर्डर के लिए
अलग से टेक्निक्स है माइंडफुलनेस की। अगर ये डीबीटी है तो इसमें अलग है, सीबीटी है तो उसमें अलग है, अवर्सिव थेरेपी देनी है आपने एडिक्शन के क्लाइंट्स को, उसके लिए अलग है। आपने बच्चों पे हम्म। डिप्रेशन का करना है, क्योंकि उन पे और तो कोई थेरेपी आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप उनसे माइंडफुलनेस कराते हैं, उसके लिए बिहेवियरल एक्टिवेशन और ये चीजें अलग हैं। हम लोग पढ़ना गवारा नहीं करते। तो यस मैम। मतलब 25 to 30 बुक सिर्फ सीबीटी की हैं। राइट। जब आप उनको पढ़ लेते हैं, मैंने सीबीटी सीखी थी व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, मैंने एमएससी में सीखी थी। मेरा एमएससी सरगोधा यूनिवर्सिटी से है, और वहां पर इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी, और लकीली आई वाज जीआर, तो मुझे एंट्री फ्री मिल गई थी वहां पे। तो मैंने वहां से सीख ली थी, मतलब उस टाइम पे मैंने सीखी है। मैंने लाहौर में अभी इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन उस लेवल की सीबीटी इन लोगों को नहीं आती अभी तक, जो हम उस वक्त सीख चुके थे। तो ये मेरे लिए एक ओके। बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैंने उस वक्त सीख ली, हालांकि अभी स्टूडेंट ही ओके। हैं हम लोग। तो आप स्टडी खुद से किया करें, यस मैम। कोशिश किया करें। आप तो शायद अभी स्टूडेंट हैं, आपका इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है जिस तरह से अब हम लोगों का है प्रैक्टिकली। लाइक हम लोग यस। मैनुअल भी मंगवाते रहते हैं, बिकॉज अमेजोन से वो काफी महंगी पड़ती है डिलीवरी, क्योंकि वो एपीए से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। अभी हमने मंगवाए थे तो वो 34,000 या 50,000 तक मैनुअल्स मिलते हैं सिर्फ। तो ओके। आप लोगों के लिए तो जरा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नॉलेज जितना शेयर ओके। है, बल्कि अच्छा होता है कि अब किसी ने आपसे कुछ सीखा हो और उसको आप अच्छे वे में करवा दें। नेक्स्ट वीक अभी यस इनकेस आपको कोई जरूरत हुई तो आप मुझे पूछ सकती हैं, नो इशू एट ऑल। जी जरूर मैम। ऑलराइट। डिस्ट्रेस टॉलरेंस ये वही है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, अनहेल्दी वे से किस तरह से बचना है। इमोशन रेगुलेशन की वर्कशीट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। ओके मैम। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इस वक्त कौन सा ऐसा इमोशन चल रहा है आपका, पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करवाना है उसको। रिड्यूसिंग इमोशनल वल्नरेबिलिटी, वो जो वाइज माइंड और ये सारे हमने उनको डिसीजन लेना सिखाए थे, वो वही थे यस कि मैम। किस तरह से आप इंटेंसिटी को रोक सकते हैं। डिक्रीजिंग इमोशनल सफरिंग, उसके बाद की क्या सिचुएशन है, एक किसी ने आपको नो कह दिया, तो वो जो आपने सेल्फ एक्सरसाइजेस की थी कि असर्टिव के बाद, कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि आप ही किसी के साथ असर्टिव हो, कोई आपके साथ भी असर्टिव हो सकता है, हर वक्त आप नो नहीं कहते, कोई आपको भी नो कह सकता है। तो उसके यस बाद मैम। उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, अपनी प्रिडिक्शन अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लेके आनी, अगले बंदे से ओपनली बात करनी है। अगर आपको लग रहा है कि वो- जी जी। नहीं मैम मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, मतलब वो समझ तो रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा, ठीक है, और हम यही समझ रहे होते हैं कि वो खुद समझ गया तो उसको बता देना चाहिए था, वो नहीं बता रहा। आप खुद पूछ लें उससे कि ओके। मैंने ये क्वेश्चन किया था या मैं ये कहना चाह रहा था, आपने इस बात को किस तरह से परसीव किया, लाइक ओपनली आप उससे बात करते हैं। ओके। नेक्स्ट पे इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, वही मैंने आपको बताई कि आपने इंटरपर्सनल वैल्यू देखनी है, किसी रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है आपकी। ऑब्जर्वेशन जो है वो फैमिली के लिए हम यूज करते हैं, और माइट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। ओके। इंटरप्रिटेशनल इसकी अगर आप देखें ऑब्जर्वेशन, फैमिली के अंदर बिहेवियर्स कैसे हैं, क्योंकि वो हम अपने एंसेस्टर से लेते हैं, जो बिहेवियर हम्म। हम अपने घर में देखते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, लाइक मारपीट होती है तो वो बच्चा भी वैसा ही हो जाता है, अग्रेसिव बनता है वो बच्चा। अगर वो घर अच्छा। में देखता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी आदत भी ऐसी होती है। हम स्कूल में बाहर कॉलेजेस में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आधे से ज्यादा बच्चे का बिहेवियर जो है वो उसने अपने घर से सीखा है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और वो ऑब्जर्वेशन कहाँ होती है, इन फैमिली होती है, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ उसने रहना नहीं होता, उसके साथ इतना लिंक नहीं होता, वो सिचुएशनल वाइज उनसे मिलता है। स्कूल में जाना है तो स्टडी के लिए जाना, वो उसकी एक सिचुएशन है, 4 to 5 आवर्स वहां पे रहता है, वापस आ जाता है। बाजार में जाता है, कुछ खरीदने जाता है, वो वहां पे कुछ सीखने नहीं जाता, लेकिन वो वापस आ जाता है। घर घर का सीखा हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो बाहर करता है। ये और ओके मैम। माइट माइट ये है कि शायद वो बाहर से कुछ सीख के आया हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहाँ करेगा, घर आके करेगा। बच्चे स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सीखते हैं, कोई ऐसा वर्ड सीख लेते हैं, वो घर में आके बोलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारे घर में तो ये कभी किसी ने नहीं बोला, ये इसने कहाँ से सीख लिया, कुछ ऐसा होता है।
तो ये सिचुएशनल ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली हम बिहेवियर्स जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, और डिसीजन स्पेशली कि हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो हम फैमिली से लेते हैं। ऑल राइट। यस मैम। कहाँ पर थे हम? इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस तक। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। वेल, इसके अंदर भी वही है कि आप अपने रिलेशनशिप को, उसके अंदर वांट्स क्या हैं, डू क्या है, डोंट्स क्या है, व्हाट यस मैम। रियलाइज, व्हाट अदर रियलाइज, कम्युनिकेट कैसे करना है, कंप्रोमाइज कैसे करना है, बैलेंस कैसे रखना है। ये सारी मैंने आपको बता दी कि रेशो डू और डोंट्स की सेम होनी चाहिए। जितना आप किसी के लिए कर रहे हैं वो उतना भी आपके लिए करते, यानी कि लाइक रिजल्ट। 50 की तरफ से एफर्ट हो। जी, रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, रिजल्ट ये है, ये नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी रिलेशनशिप में बस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस किया और अगले बंदे ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। अब वह बात कोई छोटी सी भी हो सकती है। घरों में फैमिलीज के साथ छोटी मोटे ही मसले होते हैं, इतने बड़े मसले नहीं होते कि आप उसको सॉल्व ना कर सके। बट द थिंग इज कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते। ऐसा ही है। ओके। ये इंटरपर्सनल यस मैम। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आप डीबीटी यूज करते हैं। डीबीटी का तो केस ही अलग हो जाता है ना, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे उनके इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बहन भाई हैं, कुछ बहन भाई भी ऐसे होते हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, या फिर हम्म। बच्चे ऐसे होते हैं जिनके, जैसे लड़का है तो उसको फादर से डांट डपट होती है तो वो नहीं खातिर में लेके आता, एक टाइम आता है वो रेबल हो जाता है, वो अपने बाप की नहीं सुनता। बेटी है तो समटाइम अगर उसको माँ या बाप डांट डपट दें या बहन भाई, तो वो उसका भी बिहेवियर इस तरह से हो जाता है। माँ कहती है मेरी बात नहीं मानती या अपनी मर्जी करती है। तो वहां ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से उन्होंने वो सीखा होता है, उनको किसी ने वो हम्म। दरमियान का रास्ता बताया नहीं होता। बीइंग माइंडफुल, बीइंग इफेक्टिव अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो हम yes, ma'am। वो रिलेशनशिप मैनेज करते हैं थ्रू वर्क्स, इमोशन, माइंडफुली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके शुड्स के साथ। एग्रेसिव ब्लॉक्स होते हैं, किस तरह से उनको आपने ब्रेक करना है। ठीक है, सिंपल रिक्वेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, जो भी टेक्निक्स हमने सीखी हैं। यहाँ पे यस इस मैम। तरह का कोई भी वर्ड आ जाता है ना, पैसिव असर्टिव, उसमें आपने परेशान नहीं होना, टेक्निक्स आपके लिए वही यूज होंगी जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे ये आ ओके मैम। जाता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन रिलेशन, उसके लिए आपने जो एक्सरसाइजेस की हैं वो आप उनसे करवा सकते हैं। हाउ टू कवर योर शुड्स, शुड्स मतलब डूज हैं आपके, कि आपको ये ओके करना मैम। है, आपकी लिमिट है, आपकी बाउंड्री है, और इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे आपने नहीं करना कुछ भी। आपका पैसिव असर्टिव है, आप ये सोचते हैं कि ठीक है अगले बंदे को समझ आ रही है तो वो समझ जाएगा, आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। एग्रेसिव ब्लॉकर्स किस तरह से होते हैं, गुस्से में कभी किसी ने आपको नो कह दिया। अब नोज ये नहीं है कि कोई आपने किसी से पैसे मांगे तो उसने नो कह दिया, कोई ऐसा काम हो सकता है आप किसी बात की परमिशन मांगते हैं और पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो आपको नो कह देते हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने अपने वो ग्रुप की एग्जांपल दी थी, तो यस मैम। वहां पे आपने ब्रेकर कैसे करना है। अब आपने उस एग्रेसिव बिहेवियर को साइड पे रख के अपना वो जो कम्युनिकेशन का ब्लॉक है उसको आपने कैसे लेके जाना है, वो रोड आपने कैसे सीधा करना है। ठीक है, आप थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड पे है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर अपने आप को कैसे, दूसरे के इमोशंस तो कंट्रोल कर लेते हैं आप मास्टरिंग, लेकिन डीबीटी आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना भी सिखाती है कि रिलेशनशिप कैसे हैं, वो आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन, वर्ड्स, हेयर, नाउ, ये सब चीजें आपके अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आनी चाहिए। आपको अपनी एफर्ट अपने ऊपर खुद पुट करनी है। दूसरों के इमोशंस आप थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, वर्ड्स, उनकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से जज कर सकते हैं। आप पैसिव हैं, आप एक्टिव हैं, आप रिएक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, असर्टिव हैं। ठीक है, अब एक नॉर्मल चीज चल रही है, नॉर्मल असर्टिव होना ठीक है, नॉर्मल इमोशनल होना ठीक है, नॉर्मल पैसिव होना ठीक है, कभी आप इग्नोर भी कर देते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, घर में कुछ ऐसा हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। मसला पता कब आता है, जब ये चीज रिपीट पे जो चली जाती है।
तभी एक डिसऑर्डर कॉज होता है ना, जब वो बार बार हो रहा हो और उसकी वजह से आपके पर्सनल फंक्शनिंग पे वो आपको इफेक्ट कर रहा हो। नॉर्मली उसके अंदर बिहेवियर आ जाता है, आपके मेंटल हेल्थ आ जाती है, आपकी डेली लिविंग्स आ जाती हैं। एक काम की वजह से बहुत सारी चीजें खराब, मूड खराब हो गया तो बाकी काम करने को दिल नहीं करा, खाना खाने को दिल नहीं करा, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, यानी कि आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी खराब हो गई। ठीक है, 2-3 दिन के बाद भी आपको गुस्सा रहता है, कभी कभी इतना मूड खराब हो जाता है। तो उस तरह से ये अपने आप आपको भी सिखाती है कि आपने किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। ये इसकी कोर स्किल्स होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं कि हमने होमवर्क असाइनमेंट्स कैसे देनी है, ये जो असाइनमेंट आपने खुद की है वो यही आपने हम्म। अपनी साइड से करवानी है। जिस तरह से ओके। आपने की है, आपको पता है मेरा एक्शन प्लान क्या है, मेरी प्रैक्टिस शीट क्या है, मैंने उसके डूज डोंट्स सब कुछ कलेक्ट कर लिया। अब मैं उसको वाइज माइंड के साथ किस तरह लेके जा सकती हूँ, रैशनल और इमोशनल को छोड़ दें। वाइज माइंड मतलब दोनों साइड पे, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा वो दोनों तरफ इशू चल रहा होता है, ना ये बंदा समझ रहा होता है ना वो बंदा समझ रहा होता है। अगर फैमिली ओके मैम। इन्वॉल्व हो सकती है उसके अंदर तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो सकती तो आप उसको उसका एक्शन प्लान दे सकते हैं कि दरमियान का रास्ता आप सिंपल रिक्वेस्ट किस तरह से बना सकते हैं। सारे प्रोसेसेस इसके अंदर हैं। होमवर्क आपने उसको असाइनमेंट देनी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने किया, करना कैसे है, ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। क्योंकि जो बंदा तभी आता है जब वो इमोशनली बहुत ज्यादा बेचारा पागल हो चुका होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। यस मैम। ये प्रैक्टिस आप कर चुकी हैं अच्छे से, अभी आपको समझ आ रही है कि मैंने क्लाइंट से क्या उगलवाना है, मैंने उससे क्या निकलवाना है। ठीक है। हम्म। अब थर्ड पे वो कह रहे हैं कि जो भी वो असाइनमेंट लेके आ रहा है, इनकेस आप उसको ये असाइनमेंट देते हैं थ्रू DTR कि नेक्स्ट टाइम कोई झगड़े की सिचुएशन हो तो आपने सिंपल रिक्वेस्ट बना देनी है किस तरह से, तो फिर वो बना के ले आता है अगले हफ्ते आपके पास, 7 to 8 डेज का DTR। और उसके अंदर जो भी उसने किया होता है फिर आप उससे पूछते हैं कि वाकई आपने इस पे इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, या फिर आप उसकी इंटेंसिटी देखते हैं कि कितनी दफा उसकी झगड़े की सिचुएशन बनी और उसने कितनी दफा डील किया सही, कितनी दफा वो नहीं कर सका, वहां पे आप उसको फिर से असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन, असाइनमेंट सिलेक्शन आप कर देते हैं। बाकी चीजों को आप छोड़ देते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक होती है उस पर आप काम करते हैं कि अब आप इस पे माइंडफुलनेस के थ्रू विजुअलाइज करें। माइंडफुलनेस का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, आपको आता है, याद है मतलब? माइंडफुलनेस मैम, वो एनालॉजी जो बनानी थी, एक्सेप्ट्स। नहीं बेटा, वो स्केल था ना, एनालॉग। एनालॉग स्केल नहीं मैम। मैम वो उसका मैंने बताया नहीं कि वो कोई वो अगर आप वो एग्जाम्पल शीट अगर आप मुझे दिखा दे, क्योंकि मुझे वो बनाना ही नहीं आता। नहीं नहीं, स्केल माइंडफुलनेस बनाने। पे मैंने आपको कहा था कि आपने उसको सजेशन देनी है टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। जो भी आपकी स्ट्रेसफुल थॉट्स है आप उसको अपने माइंड में लेके आए विदाउट एनी जजमेंट एंड हाँ लेट इट हाँ हाँ, गो। याद आप आया। उसको जाने दें। और यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आज मैं आपके साथ शीट्स शेयर करूंगी, माइंडफुलनेस उसके अंदर होगी, आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। बिकॉज आपके पास जो यस क्लाइंट मैम। आता है जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश समझ सके और इसके अंदर मुश्किल वर्ड्स होते हैं। आप उसको उर्दू में यस मैम। ट्रांसलेट करें और उसको अपने ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। आप उसको रिकॉर्ड यस। करके रख लें विद स्लो म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक। मेरे पास थी बट अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको वही फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन आप खुद से, मैं चाहती हूँ इस पे काम करें बिकॉज ये इसकी रूह है रवां है, माइंडफुलनेस एंड विजुअलाइजेशन। आप उसको विजुअलाइज कराते हैं, वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया लेकिन ये चीज ठीक नहीं हो रही, मुझे हर्ट हो गया, मुझे बुरा लग गया, आप सारी टेक्निक्स उस पे कर लेते हैं। तो आप उसको माइंडफुलनेस कराते हैं। आप उसको ओके कहते हैं मैम। थिंकिंग को अपने, जो भी वो लाइन है, स्टेटमेंट है, उसको अपने दिमाग में लेके आओ। एक थॉट आ गई है, आप उससे मत पूछें क्या थॉट है, हो सकता है वो आपको ना बताए, एम्बेरस फील कराओ। कोई भी हो सकती यस है, मैम। वो कोई बहुत फनी से भी हो सकती है, वो कोई बहुत इंटेंस भी हो सकती है, बट आपने उसको जो है ना वो लेट एंड गो करवाना है। और वो किस तरह से करवाना है, काउच पे आप उसको बैठे कहें कि इजीली वो बैठ जाए और कुछ ना सोचे। ठीक है, सिर्फ वो उस थॉट को लेके आए, उसके मेंटल इमेजेस जो भी उसके साथ बन रहे हैं, आप वो मेंटल इमेजेस क्या हैं, उसके इमोशंस हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, वो अग्रेसिव भी हो सकता है। उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको जो है उसकी
पल्स जो है वो बहुत तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, इस तरह की हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मतलब एग्रेसिव जब भी बंदा होता है उसको कोल्ड फ्लैशेस आना शुरू हो रहे हैं या उसका फेस रेड हो रहा है, ये सारे एग्रेशन के साइंस हैं। तो आपने उसको कहना है कि लेट इट गो। जिस तरह से ये थॉट आपके दिमाग में आ रही है, इसी तरह से आप सोचें कि ये आपके दिमाग से निकलती जा रही है, या हाथों की उंगलियों जो पोर होते हैं आपके, वहां से ये जो हीट अप हो के ये चीज बाहर जा रही है। और जब आप उसको इस तरह की सिचुएशन में लेके जाते हैं, हाइप्नोसिस का आपको पता होगा शायद थोड़ा सा, तो ये सेम उसके साथ मिलती जुलती टेक्निक है। है। हाँ, तो वहां भी जब हम हाँ। इस तरह से सजेशन देते हैं तो इवन वो क्लाइंट फील करता है कि वाकई ऐसा है, और वो अपने आप को उसके बाद बड़ा हल्का फुल्का महसूस करता है। लेकिन रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो बंदा जो है वो थोड़ा विजुअलाइजेशन के बाद थोड़ा उसका दिमाग भारी हो जाता है, वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सिंपली आपने उसको कहना है कि आप 2-3 मिनट आंखें बंद करके लेटे रहे यहाँ पे। वो आपको ये कंप्लेन भी करेगा बिकॉज उन्होंने कभी एक्सरसाइज की नहीं होती। तो आप उन्हें कहें, और वो हम्म। बॉडी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही होती ना उसकी माइंड के सजेशंस को, और सूदिंग इफेक्ट की बजाय उल्टा उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो आप उसको कहें कि हम्म। आप सिंपली लेटे रहे, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा आपको। ओके मैम। उसके बाद आप क्लाइंट को मतलब उसकी असाइनमेंट्स आपने डेली उससे कंप्लीट करवानी है, कोशिश करें। बिहेवियर हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एक सेशन से नेक्स्ट सेशन के दरमियान आपने उसे कहना है कि आपने वो रिएक्शन नहीं देना जो आप पहले देते थे, क्योंकि आपके गोल्स अब वो नहीं है और उनका ऑब्जेक्टिव भी ओके। नहीं है। सिंपली आपने उनसे ये प्रॉमिस लेना है, ठीक है, ताकि वो मोटिवेट हो कि अगर मैं अपने इमोशंस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर चेंजेस भी आ रही हैं, और उसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलता है, फैमिली से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो एक बंदा बहुत एग्रेसिव अपने घर में मशहूर होता है, या जब वो उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं तो सब लोग उसको नोटिस करते हैं। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। तो ये आपने उनसे प्रॉमिस, हम और क्लाइंट से क्या प्रॉमिस ले सकते हैं, यही प्रॉमिस ले सकते हैं कि आप ये अपना काम करेंगे, अब भलाई तो उसी की है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद एंटीसिपेटेड ऑब्स्टेकल्स हैं, इसके अलावा जो प्रॉब्लम चल रही है उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, वहां पे कोई ऐसा मसला चल रहा हो कि जिसकी वजह से घर के हालात खराब हो रहे हो, लेकिन उसको लग रहा हो कि ये सिर्फ मेरी फैमिली का मेरे साथ बिहेवियर है, इस तरह से है। ठीक है, तो आप उससे ये लाजमी पूछा करें एक सेशन से दूसरे सेशन के, कोई न्यू सिम्टम्स, कोई नया चेंज तो नहीं है आपके अंदर। वो फिर आपको बताएगा कि मेरे क्या थॉट्स हैं या इमोशंस हैं या अर्जीज हैं, क्या मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं। हो सकता है क्लाइंट सिर्फ वही चीज आपके साथ शेयर करे जिसके लिए वो आपके साथ आया था, लेकिन क्योंकि ये चीज हमारे प्रोसेस को इफेक्ट करती है, इसलिए हमारा जानना जरूरी है कि कहीं इस वीक में या एक सेशन से दूसरे सेशन के दौरान कोई इस तरह का मसला तो नहीं हुआ उसके साथ, कोई ऑब्स्टेकल्स जिसके साथ वो स्ट्रगल कर रहा हो लेकिन हमें ना पता हो। वो हम उनसे जरूर पूछते हैं। कंसिस्टेंट रहना है अपने होमवर्क के साथ, फॉलो अप जरूर करना है। आजकल इन टच रहने का बहुत आसान तरीका है। वैसे क्लाइंट्स तंग बहुत करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन आप उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली होता ही है थेरेपिस्ट का। आप उनको एक हम्म। रिमाइंडर भेज देते हैं जब वो सेशन लेके जाए, और उसके अंदर लिख देते हैं कि ये आपका होमवर्क था। ठीक है, और जब वो वापस आता है तो आप एक दफा देखें कि उसने किया या नहीं किया, 2 दफा किया या नहीं किया, तो थर्ड पे बेशक आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आपका टाइम इतना फालतू नहीं है, और मेरे ख्याल में उसका भी नहीं है। तो आप उसको कह सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, होमवर्क असाइनमेंट्स को, सेशंस को जो कि आपके लिए हैं, तो आपकी इन सेशंस का कोई फायदा नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो अपने इफेक्टिवनेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर वो नहीं लेके आ सकता। ठीक है, यस मैम। और राइट, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम, मैं मुझे 2 मिनट दीजिए, आई बी बैक। ऑल राइट, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी तब तक। ठीक है। ओके मैम।